हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब जो है हम लोग कहानी विधा की शुरुआत कर चुके हैं। और कहानी विधा में अगर हम बात करें तो इसकी एक क्लास आ चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि कहानी हिंदी की प्रथम कहानी किस लेखक ने किसको मानी है और उनकी कौन सी रचना को माना गया है। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार थे और उनकी कहानियाँ थीं, उन सभी को हमने देखा था। और आज हम बात करेंगे प्रेमचंद युग। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी जो है चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए और चीज़ें आपको यहीं क्लास के दौरान ही अच्छे से याद भी हो जाए। तो आइए दोस्तों, कहानी विधा में शुरुआत करते हैं प्रेमचंद युग की। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है प्रेमचंद्र का मूल नाम नवाब राय था। ये प्रश्न बनता है, सभी को पता भी होगा। इनका जो मूल नाम है वो नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। कहते हैं जो प्रेमचंद हैं, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था नवाब राय। नवाब राय की जो प्रथम कहानी थी वो थी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से जो है अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1908 में जमाना पत्रिका में। अब इनको याद कैसे रखेंगे कि ये वही रचना है। हिंदी की जो है इनकी नवाब राय की जो प्रथम कहानी थी। तो कहते हैं प्रेम से प्रेमचंद को याद रखेंगे। प्रेम इश्क की कहानी, इश्क से इश्क़े दुनिया। प्रेम व इश्क की कहानी जो है वो जमाने से चली आ रही है कि नहीं? प्रेम और इश्क की दास्तां तो आप जो है कई जमाने से सुनते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो जमाने से जमाना पत्रिका, ये पत्रिका बहुत ध्यान रखनी जरूरी है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। जो प्रथम कहानी थी वो थी इश्क़े दुनिया हुब्बे वतन। ठीक है, और नवाब राय का जो प्रथम कहानी संग्रह था वो था सोजे वतन, और ये भी 1908 में जमाना पत्रिका जो है जमाना प्रेस वो कानपुर से प्रकाशित हुआ था। तो कह सकते हैं कई जमाने से सजो के रखा तब जाके नवाब बने। ऐसे याद कर सकते हैं, कई जमाने से जो है सजो के रखा। जब किसी चीज को आप बहुत टाइम से संजो के रखेंगे तभी जो है वो कुछ अच्छे हुनर दिखा पाएगा, तो वो क्या बने? नवाब बने। कई जमाने से उनको सजो के रखा गया तब जाके वो नवाब बने, बस। तो सोजे वतन का जो इनका नवाब राय का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है सोजे वतन, जमाना प्रेस 1908। और प्रथम कहानी जो इनकी थी वो थी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, जमाना पत्रिका 1908। दोनों ध्यान रखिएगा। सोजे वतन में 5 कहानियां इनकी संकलित है। ये प्रश्न बनता है कि जो प्रेमचंद की कहानी संग्रह है सोजे वतन, अब कहानी संग्रह है तो इसमें कई कहानियां संग्रहित होंगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो कितनी कहानियां हैं? 5 कहानियां हैं। देखिए सोजे वतन में 5 वर्ड आते हैं ना, सोजे वतन, 5 कहानियां इसमें संकलित भी हैं। पहला है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, ये सांसारिक प्रेम और देश प्रेम पर आधारित है, और यही जो है इनकी पहली कहानी थी। ठीक है, ये इनकी पहली कहानी थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि नवाब राय की जो प्रथम कहानी है वो किस कहानी मतलब इनके कौन सी कहानी संग्रह में जो है संकलित है प्रेमचंद के, मतलब नवाब राय के। तब आपको बताना पड़ेगा सोजे वतन में ये संकलित है और ये इनकी पहली कहानी है जो सांसारिक प्रेम और देश प्रेम पर आधारित है। दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरा है यह मेरा वतन है। चौथा है शेख मखमूर, और 5वां है सिले मातम, शोक का पुरस्कार। सिले मातम, ये सोजे वतन की 5 कहानियां जो हैं उसमें संकलित हैं। ठीक है, इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन जो सांसारिक प्रेम व देश प्रेम पर आधारित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर और सिले मातम, शोक का पुरस्कार। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया।
कहते हैं जब सोजे वतन का प्रकाशन हुआ था 1908 में, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने, ये प्रश्न बनता है कौन से सरकार ने, तो ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय यानी कि प्रेमचंद पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन जो है उर्दू कहानियों का संग्रह है। एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सोजे वतन है वो किन कहानियों का संग्रह है, तो उर्दू कहानियों का संग्रह है। वो जो अभी हम लोगों ने रचनाएं पढ़ी है ना, इश्क़ दुनिया, तो वो भी उर्दू कहानी थी। जितनी भी उसमें कहानियां हैं सब उर्दू कहानियां हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी। अभी तो हम जो कहानियां पढ़े वो सब नवाब राय के नाम से थी ना। प्रेमचंद के नाम से उनकी जो पहली कहानी थी वो थी बड़े घर की बेटी। दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। बड़े घर की बेटी, तो इनको याद कर लेंगे कि जो प्रेमचंद जी थे ये बड़े घर की बेटी से प्रेम कर बैठे थे। बड़े घर की बेटी से जो है ये प्रेम कर बैठे थे, तभी इनकी कहानी बन गई। कई जमाने में इनकी कहानी फेमस हो गई। जैसे इसको मैंने क्यों बोला, बड़े घर की बेटी से प्रेम कर बैठे, यानी कि प्रेमचंद नाम की इनकी पहली कहानी कौन सी थी, बड़े घर की बेटी। तो बड़े घर की बेटी से प्रेम कर बैठे, यानी कि प्रेमचंद नाम से इनकी जो पहली कहानी लिखी गई थी वो यही थी, बड़े घर की बेटी, जो कि दिसंबर 1910 में लिखी गई थी। जमाना पत्रिका में, मतलब ये 1910 में प्रकाशित हुई थी, दिसंबर में लिखी गई थी, जमाना पत्रिका 1910 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रचनाएं पढ़ी सब जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन प्रेमचंद की जो ऐसी कौन सी कहानी थी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और वो उनकी प्रथम कहानी मानी गई। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी जो प्रथम कहानी सौत है ये हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई और ये 1915 में लिखी गई। और किस में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती में प्रकाशित हुई। ध्यान रखिएगा, सा से सौत, सा से सरस्वती। तो प्रेमचंद की जो सौत कहानी है वो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और बड़े घर की बेटी जो है वो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे है कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर यानी कि 1916 में जो लिखी गई थी, इनको जो है प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन को मानते हैं। कुछ आलोचक जो है वो प्रेमचंद के पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में लिखी गई है पंच परमेश्वर कहानी, इसी को इनकी पहली कहानी मानी जाती है प्रेमचंद की, और अंतिम कहानी कफन को मानी जाती है। तो जिसके अनुसार पूछा जाता है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो कुछ आलोचक की बात हो रही है ना, इसमें गणपति चंद्र गुप्त और बच्चन सिंह का नाम आता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, जो कुछ आलोचक की बात हो रही है उसमें जो मुख्य रूप से नाम आता है वो गणपति चंद्रगुप्त और बच्चन सिंह का आता है। ये लोग जो है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी को जो है इनकी प्रथम कहानी मानते हैं और अंतिम जो है वो कफन को मानते हैं कि इनकी अंतिम कहानी कफन है। अब हम देखेंगे प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। इनके अब हम कहानी संग्रह को देखते हैं। सबसे पहले रचना आती है इनकी सप्त सरोज 1917 ईस्वी की है। सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। तो प्रेमचंद की वैसे सारी कहानी संग्रह सबको याद ही है। कफन को ध्यान रखिएगा, इसका समय 1936 इसका समय है, और सप्त सरोज ध्यान रखिएगा ये भी इनकी कहानी संग्रह है। 1917 सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन, ये सारे के सारे इनके कहानी संग्रह है प्रेमचंद जी के। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। ये पूछा जाता है कि इनकी कहानियों की संख्या कितनी है, इन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं। तो इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। इन्होंने जो 300 कहानियां लिखी है ना वो किस में प्रकाशित हैं, तो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित की गई है। ध्यान रखिएगा, मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रेमचंद की 300 कहानियां प्रकाशित की गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा कि प्रेमचंद की लगभग कितनी कहानियां 300 है और इनको जो है मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में पूरी प्रकाशित कराई गई है।
किस भाग में कौन सी रचनाएं हैं वो हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद्र ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये जो है प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है कहानी के विषय में कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है, ये कथन है। आगे कहते हैं, प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। जो प्रेमचंद है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहानी सम्राट कहा जाता है। इन्हीं के नाम से बताइए एक युग चला, कहानियों का जो युग है वो प्रेमचंद के नाम पे ही तो चला है। और उपन्यास का जो था वो किसके नाम पे था? प्रसाद जी, यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाम पे वो युग चला था। तो प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है नमक का दरोगा, 1913 नमक का दरोगा। सज्जनता का दंड 1916 का है, ठीक है। सज्जनता का दंड 16 साल में भाई सज्जनता का दंड मिल जाता है। अगर आप सज्जन व्यक्ति नहीं बनते हैं 16 साल की एज में, पता चल जाता है ना कि ये इंसान कैसा निकल रहा है, क्योंकि उसी की बात तो बच्चे बिगड़ते हैं। तो सज्जनता का दंड 16 साल में ही देना शुरू हो जाता है। ईश्वरीय न्याय 1917। ईश्वरीय न्याय, ईश्वर जो है सबके साथ एक साथ समान न्याय करते हैं। ईश्वर जो है सबका जब न्याय करते हैं तो एक साथ ही करते हैं। ईश्वरीय न्याय एक साथ 1917। दुर्गा का मंदिर 1917 का है। बूढ़ी काकी 1920। बूढ़ी 20 1920। शांति 1921 की है। सवा सेर गेहूं 1924। तो सवा सेर गेहूं 2-4 लोगों को दिया जाएगा, 2-4 लोगों को सवा सेर गेहूं दिया जाएगा। शतरंज के खिलाड़ी 1924। तो शतरंज के भाई सारे खिलाड़ी शतरंज के थोड़ी ना हो जाएंगे, 2-4 खिलाड़ी शतरंज में महारत हासिल करेंगे ना। तो शतरंज के 2-4 खिलाड़ी। मुक्ति मार्ग, तो मुक्ति का मार्ग जो है वो 2-4 लोगों को ही मिलेगा, हर किसी को थोड़ी ना मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, 2-4 को ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा। मुक्ति धन, और मुक्ति का जो धन है वो भी 2-4 लोगों को मिलेगा। सौभाग्य के कोड़े हर किसी को नहीं पड़ते हैं। सज्जनता का दंड 16 साल में दिया जाता है, लेकिन सौभाग्य के कोड़े भाई 2-4 को देंगे। सबके सौभाग्य में वो कोड़े भी नहीं आते, 2-4 के हिस्से में सौभाग्य के कोड़े आते हैं। दो सखियां जो है वो 28 साल की हैं, 2 सखियां 28 साल की हैं। फिर है अलग्योछा 1929 की है। पूस की रात 30 की है। पूस की रात ये कब की है? 1930 की है, समय याद रखिएगा। समय यात्रा 1930 की है। पत्नी से पति 1930। सदगति 1930। 2 बैलों की कथा 1931 की है। 2 बैलों की कथा कब की है? ये 1931 की कहानी है। उसके बाद है होली का उपहार 1931 ईस्वी। ठाकुर का कुआं 1932। देखिए कहते हैं भाई पहले के टाइम में क्या था, कुआं पे भी लोग जाने नहीं देते थे। तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति है अगर कुएं के पास चला गया तो कहता है भाई हम तो ठाकुर के कुएं से पानी लेकर आए हैं, अपनी बत्तीसी दिखाकर खुश होकर कहता है मैं तो ठाकुर के कुएं से पानी लाया हूँ। तो बत्तीसी दिखाता है, क्योंकि हर किसी को परमिशन नहीं होती ना ठाकुर के कुएं पर जाने की। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। 1932 की हो गई। ईदगाह 1933 की है। नशा 1934 की है। तो बड़े भाई साहब 1934। तो बड़े भाई साहब जो है ना 3-4 थप्पड़ मार के सारा नशा उतार दे देंगे। अगर छोटा भाई बहुत नशे में है तो बड़े भाई क्या करेंगे? बड़े भाई 3-4 थप्पड़ लगाएंगे और सारा नशा उतर जाएगा, यानी कि 3 और 4 दोनों का समय 34 है। और कफन जो है 1936 की रचना है। कफन 1936 की है। तो ये प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं और जिनका समय हम लोगों ने एक एक करके कनेक्ट करने का प्रयास किया है। तो कुछ समय तो आपको याद हो ही गए होंगे जैसा मैंने पढ़ाया है अभी। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। नमक का दरोगा 1913। सज्जनता का दंड 1916। ईश्वरीय न्याय 1917। दुर्गा का मंदिर 1917। बूढ़ी काकी 1920। शांति 1921। सवा सेर गेहूं 1924। शतरंज के खिलाड़ी 1924। मुक्ति मार्ग 1924। मुक्ति धन 1924। सौभाग्य के कोड़े 1924। 2 सखियां 1928। अलग्योछा 1929। पूस की रात 1930। समर यात्रा 1930। पत्नी से पति 1930। सदगति 1930। 2 बैलों की कथा
1931 होली का उपहार, 1931 ठाकुर का कुआं, 1932 ईदगाह, 1933 नशा, 1934 बड़े भाई साहब, 1934 और कफन जो है ये 1936 की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्नलिखित बताया है। पहला है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन 1911 में लिखी गई, जो कि भारत मित्र में प्रकाशित हुई सुखमय जीवन। दूसरा है बुद्धू का कांटा, इंपॉर्टेंट है भाई, ये गुलेरी की रचना है। बुद्धू का कांटा 1914 की है। उसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने कहा था 1915 की है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका समय भी इंपॉर्टेंट है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई ये भी इंपॉर्टेंट है, और रचना भी किसके द्वारा लिखी गई। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी थी। गोपाल राय ने इसका जो है समय बताया कि कौन कौन सा है इनके कालक्रम के अनुसार। तो सुखमय जीवन जो है भाई, सुखमय जीवन, भारत के जो लोग होते हैं वो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो भारत मित्र सुखमय जीवन, ठीक है, एक एक भारत के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, एक एक से 1911। बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, सरस्वती में प्रकाशित हुई है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। ये भी प्रश्न बनता है, ये जो है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कौन सी कहानी यहाँ पे वर्णित है, तो वो है उसने कहा था। ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक कहानी ये रहेगी जो कि गुलेरी की है। आगे कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है। देखिए, शुक्ल जी गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, उसकी प्रशंसा में कुछ बातें कहते हैं। बातें क्या है सुनिएगा। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ये जो लाइन कही गई है ना, उसने कहा था, जो कहानी है गुलेरी जी की, इसके संदर्भ में शुक्ल जी के द्वारा ये लाइन कही गई है। एक बार फिर से सुनिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। घटना इसकी ऐसी है, यहाँ से हो सकता हो यहीं से आधे लाइन पूछ ले और पूछ ले शुक्ल जी ने ये लाइन किस रचना के संदर्भ में कही है। तो घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सूरज के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो ये जो लाइन है ये शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। उसने कहा था जो कहानी है उसके संदर्भ में, जो कि गुलेरी की रचना है। आगे देखिएगा, उसने कहा था फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम कहानी है। ये प्रश्न तो कई बार पूछ चुका है परीक्षा में, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हिंदी की प्रथम कहानी है। पूछता है ना, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, वो है उसने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है, प्रथम कहानी, ठीक है, वो 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब तक तो हम गुलेरी को देख रहे थे, पहले प्रेमचंद को देखे, फिर गुलेरी को, अब प्रसाद जी को। तो प्रसाद जी की जो पहली कहानी है ये पूछा जाता है, वो है ग्राम, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1911 ईस्वी में। आगे है, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियां निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है छाया। छाया 1912 की है। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936 की है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928,
आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 की है। ये इनके कहानी संग्रह है। इनकी चर्चित कहानियों की बात करें, ये जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। इनकी चर्चित कहानियां जो हैं वो है पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। ये गुंडा और छोटा जादूगर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा। इनकी जो चर्चित कहानियां हैं, ये कहानी संग्रह है। तो इसमें आते हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। नेक्स्ट पॉइंट है छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। ध्यान दीजिएगा। एक तो हमने पढ़ा है कि इनकी जो प्रथम कहानी थी जयशंकर प्रसाद की, वो थी ग्राम, 1911 में लिखी गई थी, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरा कहते हैं छाया, ये प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह, वो कहानी थी लेकिन कहानी संग्रह की बात करेंगे तो वो है छाया। जैसे आपने नवाब राय यानी कि प्रेमचंद का आपने पढ़ा था, एक थी कहानी और एक थी कहानी संग्रह, वैसे ही प्रसाद का जो कहानी है वो है ग्राम 1911 और छाया जो है ये प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ यह हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी यही है, छाया ही है, और प्रसाद की भी प्रथम कहानी संग्रह ये है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। आगे है जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो जयशंकर प्रसाद हैं इनकी अंतिम कहानी कौन सी है, वो है सालवती। आगे है वृंदावन लाल वर्मा, इनके प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, तो इनका जो प्रमुख कहानी है वो है शरणागत 1950 की, कलाकार का दंड 1950 की है। तो कह सकते हैं ना, कलाकार को दंड देने वृंदावन की शरण में जाइए। कहते हैं अगर किसी कलाकार को दंड देना है तो आप जो है वृंदावन जाइए, वृंदावन की शरण में जाइए, मतलब वृंदावन जाइए, वहां पर उनकी शरण में जब आप जाएंगे तब कलाकार को दंड मिलेगा। तो एक कलाकार को दंड दिया गया था वृंदावन की शरण में, या फिर कह सकते हैं कि वृंदावन गए थे, उनकी शरण में जो है एक कलाकार था, उसको दंड दिया गया था। ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 इंदु में प्रकाशित हुई थी। इसकी प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है। कल हमने पढ़ा था ना, अरे कानों में कंगना, तो कैसे याद किए थे, राधिका 13 कानों में कंगना, है ना, 13 से 1913 और राधिका से राधिका रमण और कानों में कंगना इनकी रचना है। और ये रचना जो है ना ये इंदु में प्रकाशित हुई थी। और इनकी प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं, अब देखिएगा कौन कौन कहानी संग्रह है इनकी। राधिका रमण की ये तो कहानी थी कानों में कंगना, इनकी जो कहानी संग्रह है वो है कुसुमांजलि, गांधी टोपी और सावनी समा। तो कुसुमांजलि है गांधी टोपी 38 की है, गांधी टोपी, राधिका ने गांधी टोपी पहनी थी, गांधी टोपी पहनने के लिए अड़ गई थी, और है सावनी समा 1938 की है। फिर है राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली है। बिजली को भी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अरे राधिका 13 कानों में कंगना, बिजली गिरा रहा है, बिजली की तरह चमक रहा है, तो बिजली भी इनकी एक कहानी है। तो यानी कि राधिका रमण प्रसाद जो हैं इनकी दो कहानियां हैं, एक तो है कानों में कंगना 1913 और दूसरा है बिजली। कहानी संग्रह 3 है, कुसुमांजलि, गांधी टोपी 38 की है और सावनी समा 1938 की है। आगे बात करेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है। जो आचार्य शुक्ल जो हैं उन्होंने कहा कि जो चतुरसेन शास्त्री थे ये 14 वर्ष में ही कहानी लिखना जो है शुरू कर दिए थे। भाई इतने चतुर थे ना कि इन्होंने चतुर और 14 सेम, तो चतुरसेन शास्त्री 14 साल में ही कहानी लिखना शुरू कर दिए थे, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। फिर कहते हैं इनकी कहानी संग्रह जो है वो कौन कौन सी है। पहला है रजकड़, दूसरा है अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी
खत्म हो गई है, स्त्रियों का ओज और सिंहगढ़ विजय। ये इतने जो कहानी संग्रह है ना, ये किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री की है। रजकड़, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, ये वाला कई बार पूछा गया है। दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी चतुरसेन शास्त्री का है। सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज और सिंहगढ़ विजय। आगे कहते हैं चतुरसेन शास्त्री की चर्चित कहानियां निम्नलिखित हैं। पहला है अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी और बाणवधु। ये सारे के सारे चतुरसेन शास्त्री की चर्चित कहानियां हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कहानी संग्रह देखा और ये इनकी चर्चित कहानियां हैं। अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचीन, हल्दी घाटी में और बाणवधु, ये इनकी चर्चित कहानियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी। कहानी जो है ये बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बांग्ला कहानी सेलीसमा बेगम का रूपांतर माना जाता है। कहते हैं जो चतुरसेन शास्त्री की रचना अभी हम लोगों ने पढ़ी, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, ये जो कहानी है ना, ये एक बंगला कथाकार थे जिनका नाम था हरिसाधन मुखोपाध्याय। इनकी एक बंगला कहानी थी सेलीसमा बेगम, इसी का रूपांतरण माना जाता है। यानी कि ये चतुरसेन शास्त्री की मौलिक कहानी ना होकर उनकी अनुदित कहानी थी जो बंगला भाषा से हिंदी में रूपांतरित की गई। इसके बाद है प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी कहानियां। तो इनको जो है हम कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है एक पेज में, और इनको अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो भी जाएगा, क्लास भी आपकी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और दूसरी बात है कि आपको कुछ याद भी नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेखक हैं। हमको लगता है 10 वर्ष लेखक होंगे, 10-12। तो इनको कल की क्लास में हम देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम प्रेमचंद युग के जो और महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और उनकी कहानियां, तो उनको ट्रिक की सहायता से कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जैसी भी क्लास लगी हो। और कल हम इसके आगे मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।